साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी, मैं एक एडवोकेट हूँ। लंबे टाइम से स्टडी कर रहा हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को। साथियों मैंने अपने कैरियर में ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार ये समस्या भी आती है हमारे पास में कि कंसर्न व्यक्ति ने रिश्वत मांगी और उसने रिश्वत प्राप्त नहीं करी, अभी तो उसने किसी और को भेज दिया कि आप जाइए और पैसा जो है प्राप्त कर लीजिए। वो दूसरा व्यक्ति जो मौके पे जाता है, पैसा लेता है, उसको टीम जो है पकड़ लेती है। अल्टीमेटली कन्फेशंस जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ साथ जो प्राइमरी अक्यूज है उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जो कंसर्न व्यक्ति मौके पर ट्रैप होता है वो बार बार ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रिश्वत का पैसा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ और मुझे सिर्फ साहब ने भेजा था कि ये पैसे ले आना। अगर मुझे मालूम होता कि ये रिश्वत के पैसे हैं तो मैं कतई ये पैसे स्वीकार नहीं करता। I am acting as per direction of my superior and in consequence of which I have received the money और अल्टीमेटली मैं ट्रैप हो गया। ये स्टैंड होता है कंसर्न आरोपी का जो मौके पर पकड़ा जाता है। पर साथियों क्या आपको लगता है ऐसा स्टेटमेंट देने से आरोपी बच सकता है? उत्तर है नहीं। कंसर्न एंटी करप्शन टीम की अप्रोच ये रहती है कि अगर छोटी सी भी साक्ष्य है और उससे कंफर्मेशन हो रहा है और वो कंफर्मेशन अल्टीमेटली कॉरोबरेट भी हो रहा है, देन प्रोसिक्यूट द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट। सुनने वाला कोई भी नहीं है, हम चिल्लाते रह जाते हैं, बोलते रह जाते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा प्रोसिक्यूशन हो जाता है। कानून क्या कहता है कि एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, पर इनका अप्रोच क्या है? यू शैल बी डीम्ड टू बी कल्प्रिट अनलेस प्रूवन इनोसेंट। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, जो कंप्लाइंसेस है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी आपके साथ कोई गलत एक्ट हो रहा है फ्रॉम द अथॉरिटीज तो ऐसे सिनेरियो में आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसीड कर सकें और एज पर लीगल पोजीशन उन्हें जो है डिफेंड कर सकें। साथियों जब मैं अपनी स्टडीज कर रहा था तो मेरा ध्यान एक महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ गया। सेक्शन है 14 BNS का। BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, और ये सेक्शन कॉरेस्पॉन्ड करता है विद सेक्शन 76 ऑफ IPC 1860। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में अस्तित्व नहीं है आईपीसी का, तो सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी वुड नॉट हेल्प अस। अभी अस्तित्व है सेक्शन 14 बीएनएस का, देन सेक्शन 14 बीएनएस वुड हेल्प अस। अब ये हेल्प कैसे करेगा इसको जो है अपन समझते हैं और कुछ पॉइंट्स को अपन जो है नोट डाउन करते हुए चलते हैं। अब आप एक नोटबुक जो है पास में रखिए टू मेंटेन योर रिकॉर्ड, एक पेन या पेंसिल जो है साथ में रखिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए अपन चलेंगे। साथियों जब भी ये प्रोसिक्यूशन होगा यूजुअली धाराएं क्या होंगी? 7-7 या 7-8 या 7-12 या कई बार कॉम्बिनेशन लगा दिया जाएगा अबेटमेंट का, और कई बार ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें एफआईआर के जो कंटेंट है उसको देखते हुए जो एंड डिस्कस दिया है चार्जशीट में उसको जो है देखना है। हम लोग इन केसेस में कहीं भी नहीं होते हैं एफआईआर में, जो प्राइमरी अक्यूज है वो ही एफआईआर में होता है और उसका नाम जो है होता है कि फला फला ने पैसे मांगे और इस काम के जो है पैसे मांगे, अल्टीमेटली मैं रंगे हाथों उससे पकड़वाना चाहता हूँ। क्लियर हो गया अपने को? तो इट मीन्स देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इंसेप्शन ऑन योर पार्ट। इसको आप नोट डाउन कर लो। डिमांड जो है साइन को ऑन है फॉर योर प्रोसिक्यूशन। अगर डिमांड नहीं है तो प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। क्लियर हो गया अपने को? सेकंड फेज में क्या होता है? वेरिफिकेशन। वहां पर भी क्या है? कोई डिमांड नहीं है। फिर उसके बाद आ गया प्री ट्रैप, वहां भी जो है कोई सा सीन नहीं है। फिर आ गया फाइनल ट्रैप प्रोसीडिंग। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंसर्न प्राइमरी पर्सन है या ऑनर है आपको भेजता है कि आप जाइए मौके पे और पैसे जो है ले लीजिए, मेरा कोई फ्रेंड है वो अमाउंट आपको देगा, आप लेके जो है वापस से आ जाइए। आप जाते हैं, पैसा लेते हैं, जैसे ही पैसा लेते हैं टीम आती है, पकड़ लेती है आपको। मौके पर कन्फेशंस आपके जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपका एक केमिकल टेस्ट होता है। जैसे ही कलर आता है पिंक, it is the confirmation that you had accepted and ultimately money is recovered from your person or from your property। अब आप कितना ही रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, कुछ नहीं होगा, केस बन गया आपके ऊपर। अल्टीमेटली यू आर चार्जशीटेड। तो आपको अपना जो स्पेसिफिक एरिया है उसको लिख लेना अपनी नोटबुक में कि मेरा इस केस में रोल क्या है। सिर्फ यही रोल है कि मौके पे गया था, सीधे करके मैंने ऑर्डर फॉलो किया, मैंने पैसा लिया, मेरे पार्ट में कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी है।
तो यहाँ में क्लियर है कि इफ देर इज नो डिमांड, नो केस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट कैन बी मेड आउट। तो वहां से हम बाहर निकल गए। और इसके अलावा जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका डेट है 17 मार्च 2023। और एक और जजमेंट है सेम नेम से, बट इसका तारीख क्या है, 15 दिसंबर 2022। उसमें भी ये स्पेसिफिक किया गया कि अगर सिर्फ और सिर्फ केस है डिमांड तक तो केस बन जाएगा। डिमांड विद एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी ये केस बनेगा। डिमांड एंड एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी को प्रूव कर सकते हैं विद डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पर अगर डिमांड नहीं है, सिर्फ रिकवरी एंड एक्सेप्टेंस से केस नहीं बनेगा सेक्शन 7 पीसी एक्ट का। क्लियर हो गया? अब आता है सेकंड प्रोटोकॉल, क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या ऑफेंस को जो है अबेट किया गया है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर धारा 14 बी एंड एस का हमें प्रोटेक्शन देता है। क्या कहता है प्रोटोकॉल? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who is or by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believe himself to be bound by law to do it। कि कोई व्यक्ति विशेष है, वो किसी भी डायरेक्शंस को जो है फॉलो कर रहा है और उन डायरेक्शंस को मानने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है, तो ऐसे सिनेरियो में उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। पर अगर डाउट है कि वो ऐसे डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए ड्यूटी बाउंड था या नहीं था, तो ऐसे सिनेरियो में फॉर्मूला क्या है? ही हैज टू डू द एक्ट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट under mistake of law। While acting, he is required to have due cautions, and apart from that, if he believes himself to be bound by law to do it, then उसको justification मिलेगा और उसको protection जो है मिलेगा सेक्शन 14 BNS का। मैं आपको एक बात जो है और स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि इसमें जो है एग्जाम्पल भी जो है दिया गया है कि एक सोल्जर था, उसने फायर कर दिया भीड़ के ऊपर एज पर ऑर्डर ऑफ सुपीरियर। और ये ऑर्डर क्या था? सुपीरियर का था, इन कन्फर्मेशन विद लॉ था, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो ये स्थिति वैसी ही है कि जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, आपको जो है ट्रैप कर लिया गया, पर चूंकि आप डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं सुपीरियर का, आपको जानकारी नहीं है इस बात की कि जो कुछ भी आप ले रहे हैं वो रिश्वत का है पैसा, और अल्टीमेटली आप काम कर रहे हैं गुड फेथ में, आपने सारे ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन जो है ले रखे हैं, अल्टीमेटली यू वुड नॉट बी लायबल। अगर आपका रिकॉर्डिंग है इस तरीके का कि ये पैसा जो है रिश्वत का है, भाई जाके तो उससे ले आना, रिकॉर्डिंग ये हो सकता है। इन केस फोन इज ऑन इंटरसेप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि भाई जो परिवादी है वो आपसे कह रहा है कि साहब ने पैसे मंगवाए थे, आपको मैं दे दूंगा, आप शाम को आके मुझसे मिल लेना। तो जहां पर भी आपने ड्यू केयर एंड कॉशन जो है अप्लाई नहीं किया है, आपकी जानकारी में फैट है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो इनलीगल है, तो ऐसे सिनेरियो में आप बाउंड बाय लॉ नहीं है टू डू इट, बट आपकी जानकारी में फैट नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीडिंग का पार्ट जो बनेगा आपका वो किस तरह से आपको रखना है, और आप डायरेक्शंस जो है फॉलो कर रहे हैं, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायरेक्शन आप पहुंच गए मौके पे, पैसा ले लिया मियरली बाय बिलीविंग दैट इट इज अ मियर मनी और मियर अमाउंट, ऐसे सिनेरियो के अंदर यू वुड नॉट बी लायबल। तो वहां पर अपन सेक्शन 14 BNS का प्रोटेक्शन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 17 को भी पढ़ना पड़ेगा इसकी लाइट में, जो है कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। तो सुपीरियर का ऑर्डर आपको फॉलो करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो सुपीरियर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो इस वजह से वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा आपको। पर ऑर्डर फॉलो करते समय जो उसका आउटकम रिजल्ट है वो आपकी जानकारी में नहीं होना चाहिए। अगर वो आउटकम रिजल्ट आपकी जानकारी में है कि ये रिश्वत है और ये रिश्वत मेरे सुपीरियर के द्वारा मांगी गई है, क्योंकि वो खुद मौके पे नहीं जा रहे, उन्होंने मुझे भेज दिया उस अमाउंट को लेने के लिए जो रिश्वत है, आप लायबल हो जाएंगे। पर अगर फैक्ट जानकारी में नहीं है, जनरल एविडेंस फाइल पर है कि जाइए रुपए लेके आ जाइए, और कोई व्यक्ति आपको जो है रुपया देगा, आप गए रुपया लिया और अल्टीमेटली ट्रैप हो गए, देन यू वुड नॉट बी लायबल। क्लियर हो गया अपने को? अब साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के मामले हैं, हो सकता है कि आप ट्रैप हो गए हो सकता है कि आप ट्रैप अभी नहीं हुए हो, दोनों स्थितियां हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अधिकार क्या है कानून में। सबसे पहली बात, यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस। दूसरी बात, अगर दबाव बनाया जा रहा है तो उनको साफ साफ ये कहिए कि मुझे रूल नंबर 47 CBC का नोटिस दीजिए, मैं अल्टीमेटली जवाब जो है आपको प्रेषित कर दूंगा। ये इंपेरेटिव जो है पोजीशन है एज पर गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन एन विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट है दिनांक 3 फरवरी 2021 का। क्लियर हो गया अपने को? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यू आर हैविंग अ राइट टू कंसल्ट योर एडवोकेट। अगर आपको अधिकार नहीं दिया गया दैट इज इंपॉर्टेंट। चौथी बात, अगर मियर रिकवरी एंड एक्सेप्टेंस है विदाउट हैविंग एनी डिमांड और इट्स रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड देन इट इज बेनिफिशियल। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ ऑर्डर है, उसका आउटकम आपको नहीं पता है, देन यू कुड क्लेम द बेनिफिट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पीसीएड में जो है इम्यूनिटीज नहीं है, तो जो जनरल लॉ है उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कारण ये सेक्शन 14 और सेक्शन 17 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर
रिप्रेजेंटेशन और फॉर डिस्चार्ज पिटिशन। तो इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी अपना प्लीडिंग्स कीजिए ताकि आपको एज पर लॉ जो है रेमेडी मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टाइटल पे एनलाइटन करने का प्रयास किया। अगर टाइटल आपको अच्छा लगा तो इस कंटेंट को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे जाते जाते कि कुछ क्वेरीज आई थी साउथ इंडिया से भी कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में होते हैं अधिकांशतः, तो हमें क्लियर नहीं हो पाता है, लिंग्विस्टिक बैरियर आता है। तो मैंने सलाह करी मेरी टीम से, तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग अ न्यू चैनल ऑन बोर्ड जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिफेंस। और उसके माध्यम से जो कंटेंट है जो मैं अभी हिंदी में कह रहा हूँ वही कंटेंट जो है इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स जो है टाइमली मिलते रहें। तो सोनी अरेना इज बेसिकली फॉर हिंदी कंटेंट एंड वॉइस ऑफ डिफेंस इज बेसिकली फॉर इंग्लिश कंटेंट। ठीक है जी। तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और अपनी नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना है ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। तो कोई आपका मित्र है जो परेशान है तो उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो कम से कम एक कंटेंट के माध्यम से हम जानकारी उस तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके और कोई भी उसको दिक्कत हो उसको वो इजिली जो है इनकाउंटर कर सके। अगर वो समस्या है हिंदी तो उसको रिकमेंड कीजिए सोनी अरेना लॉ लेक्चर सीरीज। वो समस्या है इंग्लिश तो उसको रिकमेंड कीजिए वॉइस ऑफ डिफेंस। ये ड्यूटी अब आपकी है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।